फैटी लीवर से शुरुआत होती है, धीरे 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 फैटी लीवर किस में कन्वर्ट होता है, धीरे धीरे फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, उसके बाद धीरे धीरे लीवर सिरोसिस। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा लीवर सिरोसिस। तो लीवर सिरोसिस के बारे में हम बात करेंगे कि क्या इसका समाधान है, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, लीवर सिरोसिस आखिर होता क्या है। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे ऑडियंस में हैं जिनको लीवर सिरोसिस के बारे में पता, लीवर के बारे में तो जानते हैं लेकिन लीवर सिरोसिस के बारे में नहीं जानते हैं। तो आप सभी को मेरी अगर पीपीटी नजर आ रही है तो मैं चाहूंगा एक बार थंब का इंप्रेशन दिखा देंगे सभी लोग। सभी को क्लियर नजर आ रही है? थैंक यू सो मच। तो हमारा टॉपिक है लीवर सिरोसिस। क्या है लीवर सिरोसिस? व्हाट इज लीवर सिरोसिस? तो लीवर सिरोसिस क्या है आप देख रहे हैं, क्रॉनिक लीवर डैमेज। जो लीवर है अगर वो बहुत खतरनाक तरीके से डैमेज है, फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ कॉजेज, यानी अलग अलग किसी भी कारण से, टू स्केरिंग एंड लीवर फेलियर, लीवर के फेल होने को बोला जाता है क्रॉनिक लीवर डिजीज या लीवर सिरोसिस। इसका मेन जो वजह है, वजह भी हम जानेंगे कि किस वजह से हमारे को लीवर सिरोसिस होता है। हेपेटाइटिस एंड क्रोनिक अल्कोहल अब्यूज आर फ्रीक्वेंट कॉजेज। जो मेन कॉजेज हैं, ज्यादातर आपने देखा होगा जो लोग अल्कोहलिक हैं, शराब ज्यादा पीते हैं, है ना, और हेपेटाइटिस पॉजिटिव है, तो ऐसे लोगों का भी लीवर सिरोसिस होता है। लीवर डैमेज कॉज्ड बाय सिरोसिस कैन नॉट बी अनडन बट फर्दर डैमेज कैन बी लिमिटेड। यानी कि जो लीवर सिरोसिस है वो अगर किसी को हो जाए तो एक स्टेज तक जाकर के आप उसको क्योर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा क्रॉनिक स्टेज पहुंच जाए तो फिर उसमें कोई चांस नहीं रहता, उसमें लीवर ट्रांसप्लांट का ही चांस रह जाता है। तो ऐसे केसेस भी, लीवर ट्रांसप्लांट के केसेस भी हमने ठीक किए हैं। तो आज मैंने इसलिए वो टॉपिक रखा कि हम लीवर सिरोसिस का ही रखेंगे। तो हमारे पास अभी लीवर सिरोसिस का पेशेंट था, हमने उसको कैसे ठीक किया वो भी आप देख पाएंगे। इनिशियली पेशेंट्स में एक्सपीरियंस फटीग। एक नॉर्मल जो व्यक्ति है अगर उसको ये तकलीफें होती हैं जैसे फटीग, यानी शरीर में आलसपन, कुछ काम करने का मन नहीं करता, वीकनेस, शारीरिक कमजोरी बहुत ज्यादा है, और ग्रेजुअली उसका वेट लॉस होता जा रहा है। ड्यूरिंग लेटर स्टेजेस पेशेंट में डेवलप जॉन्डिस, और ये लंबे समय तक अगर चलता रहे तो उस मरीज को, उस व्यक्ति को जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस का मतलब है पीलिया, येलोइंग ऑफ द स्किन, स्किन का कलर येलो होने लग जाता है यानी पीलिया होने लग जाता है। और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग, हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, पेट के अंदर स्वेलिंग होती है, एब्डोमिनल स्वेलिंग एंड कंफ्यूजन। हर चीज में वो कंफ्यूज होता है, कंफ्यूजन भी बहुत रहता है। आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, तो इस पिक्चर में देखेंगे तो इंसेफेलोपैथी, इंसेफेलोपैथी का मतलब है कंफ्यूजन। और स्पाइडर एंजियोमा, लैक ऑफ बॉडी हेयर, शरीर पे से बाल भी कम होने शुरू हो जाते हैं। मसल वेस्टिंग, मसल्स भी टूटने लग जाते हैं। और वाइडनिंग ब्लड वेसल्स, ये आप देख रहे हैं पेट पर, आप देख रहे हैं ग्रीनिश ग्रीनिश आपको नसें नजर आ रही हैं साफ साफ, है ना। और इसके बाद है एसाइटिस। एसाइटिस हम आपने देखा, हम एकोलाइफ की क्लास में बताते हैं ना कि LNG1GB41 क्या करता है, एसाइटिस। एसाइटिस मतलब पेट के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसको एसाइटिस बोलते हैं। और रेड पाम, ये सिम्टम्स है, ये कॉज। और रेड पाम में आप देख रहे हैं कि लाल रंग के हाथ हो गए। और हेल्दी लीवर की पिक्चर भी देख रहे हैं, हेल्दी लीवर कैसा होता है और सिरोसिस के बाद वो कैसा हो जाता है। आगे चलते हैं, व्हाट कॉजेज सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस इज ए टाइप ऑफ लीवर डैमेज वेयर हेल्दी सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय स्कार टिश्यूज। जो हमारी हेल्दी सेल्स हैं वो रिप्लेस हो जाती है स्कार टिश्यूज में, यानी कि उनके जो टिश्यूज हैं वो कमजोर पड़ने लग जाते हैं और उन पे स्कार पड़ जाता है। तो वो रिप्लेस हो जाती है, जो हेल्दी सेल्स हैं वो स्कार टिश्यूज में रिप्लेस हो जाती है। और जो कॉमन कॉजेज इंक्लूड एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल। जो सबसे ज्यादा कॉमन कॉज है वो है जरूरत से ज्यादा अल्कोहल इनटेक करना। हेपेटाइटिस बी एंड सी, वायरस इन्फेक्शंस,
एंड फैटी लीवर दैट इज कॉज्ड बाय ओबेसिटी एंड डायबिटीज। तो कोई ये ना सोचे भाई मैं अल्कोहल नहीं लेता तो मुझे लीवर सिरोसिस नहीं हो सकता। तो अगर आपका फैटी लीवर है और लंबे समय तक फैटी लीवर होता रहे, अगर आपको बहुत ज्यादा ओबेसिटी है, आपने देखा कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका 120 किलो वजन है, 150 किलो वजन है, उनका फैटी लीवर ग्रेड 3 क्रॉस कर चुका है, उनके लीवर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, उनके लिए लीवर के ऊपर जो फैटी लीवर है वो धीरे 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 कन्वर्ट होता रहेगा लीवर सिरोसिस के अंदर। तो जिन लोगों का ओबेसिटी है उनको खासतौर से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फैटी लीवर तो है लेकिन फैटी लीवर कौन से ग्रेड का है वो आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कि ब्लॉटिंग वगैरह होती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है, पेट फूलने जैसे महसूस होता है, इसका मतलब है कि आपका फैटी लीवर ग्रेड 2 और 3 के बीच में आप चल रहे हैं। तो आपको उस चीज का बड़ा ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ किसी को हेपेटाइटिस बी या सी, ये देखो किसी को भी कभी भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि अल्कोहल वाले को ही सिरोसिस होगा। तो ये जिसका हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आता है, ये भी एक तरीके का वायरस इन्फेक्शन है। अगर ये होता है तो भी लीवर सिरोसिस हो सकता है। ओबेसिटी है, फैटी लीवर प्लस डायबिटीज। आप डायबिटीज में आप देखते हैं बहुत सारे लोग ना बड़े शेखिया बखानते हैं, अरे मेरा तो 400 शुगर है, इतना तो हमारे घर में चलता है और मुझे तो कोई महसूस भी नहीं होता, मेरे तो आम बात है 300 400 शुगर। अरे कोई बात नहीं यार, 4 गुलाब जामुन फालतू खा लेंगे, है ना, और 4 गुलाब जामुन फालतू खा लेंगे तो कोई बात नहीं, 4 जिमनीमा भी फालतू खा लेंगे, या कोई भी वो मेडिसिन ले रहे हैं तो चलो इंसुलिन की डोजेस थोड़ी सी और आगे बढ़ा देंगे, लेकिन अल्टीमेटली उसका इफेक्ट जो आ रहा है वो आपके लीवर पे आ रहा है। आपकी बॉडी में कुछ भी इनटेक हो रहा है, चाहे वो इंसुलिन ले रहे हैं, चाहे वो मेडिकेशंस ले रहे हैं, चाहे वो आप रसगुल्ला खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, या मीठा कुछ भी इनटेक कर रहे हैं, कि भैया मीठा नहीं छोड़ सकता मैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो धीरे 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 आप देखेंगे डायबिटीज पेशेंट का तो फैटी लीवर बड़ा कॉमन है। लेकिन अगर वो अनकंट्रोल डायबिटीज रहेगा, अगर आप देखेंगे जिनका एच बी ए वन सी पहुंच रहा है, एच बी ए वन सी अगर आपका लेस देन 5.5 है तो आप बहुत बड़ी आपका कंट्रोल शुगर है। लेकिन एच बी ए वन सी पहुंच रहा है 12 12 13 13 14 14, तो इट मीन्स आपके लीवर के ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आ चुका है डायबिटीज का। तो डायबिटीज में फैटी लीवर ग्रेड 1 तो अब छोड़ ही दो, ग्रेड 1 तो आजकल कॉमन है, ग्रेड 2 ग्रेड 3 भी क्रॉस कर चुका होता है डायबिटीज में। तो डायबिटीज को आप ये ना माने कि केवल डायबिटीज है, डायबिटीज आपको कितनी सारी बीमारियां दे सकती है जिनमें से एक लीवर सिरोसिस भी है। आप देख रहे हैं ये जो लीवर की पिक्चर है, स्टेजेस ऑफ लीवर डिजीज, आप देख रहे हो सबसे लेफ्ट साइड में बहुत बढ़िया सा हेल्दी लीवर है। उसके बाद जब आप अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते, आप अपने मोटापे पे ध्यान नहीं देते, अपने खान पीन पे ध्यान नहीं देते, एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते हैं, है ना, आने दो बस, आज तो दावत है भैया, आज तो दबा के खाएंगे, तो भैया पेट और शरीर तो आपका अपना ही है। तो हेल्दी लीवर के बाद आप देख रहे हैं फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है। फाइब्रोसिस के बाद होता है सिरोसिस, लीवर सिरोसिस, और लीवर सिरोसिस के बाद लास्ट स्टेज है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा का मतलब होता है कैंसर, लीवर कैंसर। तो आपने लीवर सिरोसिस को अगर क्योर नहीं किया तो वो धीरे धीरे कार्सिनोमा में कन्वर्ट हुआ था। ये लीवर की अलग अलग स्टेजेस आपको देखने को मिल पा रही हैं। तो बड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम एक दिन में कितने कैलोरी इनटेक कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी को कितना डिटॉक्सिफाई कर पा रहे हैं, है ना। आप पानी वाटर इनटेक कितना करते हैं, सबसे अच्छी थेरेपी है वाटर इनटेक। वाटर इनटेक यू कैन टेक 3 to 4 लीटर इन ए डे, एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए अगर आपको लीवर को ठीक से डिटॉक्सिफाई करना है। और ये अलग अलग स्टेजेस में नहीं आना है। बेशक आप ओबेसिटी हैं लेकिन आप अपने लीवर को लगातार डिटॉक्सिफाई करते रहिए। अभी बात करेंगे क्या करना है। आप देख रहे हैं सिम्टम्स ऑफ सिरोसिस, कैसे पता चलेगा कि आपको लीवर सिरोसिस के सिम्टम्स हैं। तो सिम्टम्स आप देख रहे हैं टायर्डनेस, शरीर में बहुत ज्यादा थकावट और वीकनेस, थकावट के साथ साथ शारीरिक कमजोरी, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगती, वेट लॉस एंड मसल वेस्टिंग, वेट लॉस होगा और मसल्स भी आपके
कमजोर पड़ने शुरू हो जाएंगे। फीलिंग सिक, नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया फील होगा, आपको लगेगा कि जैसे मेरे को अंदर से बुखार जैसा लग रहा है। कई बार अगर हम देसी लैंग्वेज में बोले तो आपको हरारत जैसा फील होगा। ऐसा लगता है कि आपको बुखार जैसा लग रहा है, लेकिन आप टेम्परेचर देखेंगे तो टेम्परेचर नॉर्मल है, जिसको आप हरारत जैसा बोलते हैं, दैट इज नोजिया। और वोमिटिंग भी फील होगा, आपको बार बार वोमिटिंग, कुछ भी खाएंगे थोड़ा सा तो वोमिटिंग होगा। टेंडरनेस और पेन अराउंड द लीवर एरिया, एकदम अंदर से खिंचाव जैसा, चुभन चुभन जैसा होगा पेट के अंदर। और लीवर वाले वाले एरिया के अंदर आपको वहां पर पेन भी होगा। उसके बाद टिनी रेड लाइंस, ब्लड कैपिलरीज ऑन द स्किन अबव वेस्ट लेवल, मैंने एरो भी बनाया, आप देख रहे हैं पेट के ऊपर। तो ये जो ब्लड कैपिलरीज है वो आपको नजर आ रही है साफ साफ, है ना। टिनी रेड लाइंस, रेड लाइंस भी होंगी, ब्लड कैपिलरीज भी जिनको बोलते हैं, स्किन के ऊपर आने लग जाती हैं और पेट फूल जाता है, नसें भी दिखने लग जाती हैं। वेरी इची स्किन, अगर आपकी स्किन में आपको बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है ना, तो आप एक दो बार तो कुछ ना कुछ ले लेते हैं एंटी एलर्जिक, कोई एलोवेरा ले लेता है, कोई सेट्रिजिन ले लेता है, लेकिन आपको ये रोज लेना पड़ रहा है। इसका मतलब है आपको लीवर डिजीज है और आप लीवर सिरोसिस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपको बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है बॉडी में, तो इट मीन्स आपको अपना एलएफटी करा लेना चाहिए। अंडरस्टैंड? एलएफटी करा करके देखेंगे तो आपका एसजीओटी, एसजीपीटी या बिलिरुबिन बढ़ा हुआ होगा। इसका मतलब है कि आप लीवर डिजीज यानी क्रॉनिक लीवर डिजीज के पेशेंट बनते जा रहे हैं। येलोइंग ऑफ द स्किन एंड द व्हाइट्स ऑफ द आईज, जॉइंटिस, स्किन का कलर येलो पड़ जाता है, आंखें भी बिल्कुल सफेद हो जाती है अंदर से और येलोइश भी हो जाती है, यानी कि जॉइंटिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है। तो ये भी सिम्टम्स हैं लीवर सिरोसिस के। अब क्या बेस्ट तरीका है अपने आप को डिटॉक्स करने का, लीवर को डिटॉक्स करने का? तो आप देख रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीरें। तो बिफोर डिटॉक्सिफिकेशन और आफ्टर डिटॉक्सिफिकेशन, कंज्यूम मोर वाटर, स्टारिंग ऑफ इजी वाटर इज ग्रेट एंड वन ऑफ द बेस्ट वे टू डिटॉक्स योर लीवर। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि 3 से 4 लीटर पानी आपको रोजाना पीना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं प्यास ही नहीं लगती। भैया प्यास तो मुझे भी नहीं लगती, लेकिन मैंने आदत बना ली है। शुरू शुरू में आपको आदत नहीं लगेगी, लेकिन जब आप सोचते कि नहीं मेरे को ये आदत बनानी है, तो आपको ये आदत बन भी जाएगी। जैसे मेरी हैबिट है, मैं कहीं भी जाता हूँ तो सबसे पहले मैं पानी पीता हूँ। इवन मैं फ्रेंचाइजी में भी जाता हूँ तो पीछे एक बोतल भर के बैठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 2 घंटे लगेंगे, अब 1 लीटर मुझे खत्म करना है। मैं सुबह से लेकर के और रात तक करीबन 4 लीटर पानी रोज पीता हूँ अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। तभी मैं रात को 11 बजे तक एक्टिव हूँ, क्योंकि मेरा डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छा है। ठीक है। स्वेटिंग इज द वे टू गो, इट इज इम्पेरेटिव फॉर योर बॉडी टू स्वीट। अब स्वेटिंग कब होगी? जब स्वेटिंग तब होगी जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है, लेकिन आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आप डेली बीसीएम तो करें। रोजाना मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनके घर में बीसीएम तो है लेकिन बीसीएम खुद नहीं करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो बीसीएम करते हैं। तो मैंने देखा है कि जिन लोगों के घरों में बीसीएम है वो लोग बीसीएम नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं जैसे हमारे योगेश गोयल जी, वो सुबह 4 बजे उठ करके बीसीएम करते हैं, रोजाना करते हैं, उनका नियम है। उनको लगता है कि कुछ छूट गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भी करते, उनके पास रखी है बस, वो यूज नहीं करते हैं। तो उनको बॉडी में स्वेटिंग भी होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। आप इससे भी आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। से गुड बाय टू टॉक्सिक फूड्स। अब उल्टा सीधा खाएंगे, है ना, पास्ता, नूडल्स, चाउमीन, छोले भटूरे, है ना, पाव भाजी, ये सब टॉक्सिक जो फूड्स है, मैदा से बनी हुई चीजें, ये आपको नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे लीवर के ऊपर और ज्यादा इफेक्ट आता है। और आपके जो लीवर के जो ग्रेड्स हैं वो आपके टॉक्सिक फूड की वजह से ज्यादा आपके ग्रेड अपग्रेड होते हैं। रॉ वेजिटेबल जूस टू द रेस्क्यू। सबसे बढ़िया जो वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल जूस आप पी सकते हैं।
यू नीड पोटेशियम रिच फूड्स। पोटेशियम रिच फूड में क्या आता है? बनाना आता है, केला है। आप डेली 1 या 2 केला नहीं खा सकते रोज, है ना? बाहर का उल्टा सीधा खाते हैं। अरे घर में आप केले रखो, डेली 2 केला खाओ, पोटेशियम रिच फूड खाओ आप। लीवर सपोर्ट सप्लीमेंट, लीवर सपोर्ट सप्लीमेंट में क्या है? चिटोसन, है ना? तो वो आपको खाना चाहिए। हम पता है कब खाएंगे? जब कोई समस्या होगी। अगर आपको पता है आप ओबेसिटी है, आपको तो चिटोसन खाते रहना चाहिए जब तक आपका वेट रिड्यूस नहीं हो जाता। और अपना फिर एलएफटी करा करके देखो, जब आपकी सारी एलएफटी की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ जाती है, फिर कुछ टाइम के लिए आप छोड़ दो चिटोसन, है ना? तो ये आपको खाना चाहिए। सॉल्यूशन फॉर लीवर सिरोसिस, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो आपकी डाइट है। अगर आप डाइट आप अच्छी रखेंगे, कोकोनट वाटर पीना चाहिए, रेडिशेस लेनी चाहिए, मूली खानी चाहिए आपको, और फ्रेश वेजिटेबल सूप्स पीना चाहिए, सैलेड्स लेनी चाहिए, जूसेस लेने चाहिए, शुगर केन जूस यानी गन्ने का रस ये पीना चाहिए। गन्ने का रस बहुत अच्छा होता है लीवर के लिए, पता है आपको? लेकिन डायबिटीज पेशेंट को नहीं लेना चाहिए गन्ने का रस। कभी वो भी लेना शुरू कर दे, भैया बताया तो था जूम सेशन पे। तो डायबिटीज पेशेंट ना ले शुगर केन जूस, वो फ्रेश वेजिटेबल सूप्स ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं। अवॉइड क्या करना है? अवॉइड करना है सबसे पहले अल्कोहल इंटेक बंद करेंगे, स्मोकिंग का भी इफेक्ट आता है। नॉन वेज, और नॉन वेज जो लोग बहुत ज्यादा लेते हैं, ऐसा नहीं, यू कैन टेक एवरीथिंग इन ए माइल्ड फॉर्मेशन, नॉट मॉडरेट नॉट सीवियर। आप थोड़ा थोड़ा कभी कभी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप कभी नॉनवेज नहीं खा सकते, कभी कभी खा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की हैबिट अभी हफ्ते में 3 बार चाहिए नॉनवेज, तो समझ लीजिए आप फैटी लीवर को दावत दे रहे हैं। पैकेज्ड फूड, अब आते हैं ना इंस्टेंट रिमिक्स, आप कुछ भी बना लेते हैं, इंस्टेंट पोहा, इंस्टेंट उपमा, इंस्टेंट इडली, इंस्टेंट ये इंस्टेंट वो, ये पैकेज्ड फूड्स जो है ये भी आपको नहीं खाने चाहिए। फ्रोजन फूड, फ्रोजन फूड में वो आता है ना, वो स्माइलीज, जो आप उसको तल करके खाते हैं, पता नहीं क्या क्या आता है वो, बहुत सारा मैं देखता हूँ कभी कभी रिलायंस फ्रेश पे। तो ये बहुत सारी चीजें जो फ्रोजन फूड है वो आपको नहीं खानी चाहिए। आर्टिफिशियल फूड कभी नहीं खाना चाहिए। जंक फूड, हाई प्रोटीन डाइट, जंक फूड नहीं लेना है। बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा हाई प्रोटीन भी नहीं, प्रोटीन जितना जरूरी है उतना लेना चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। पेन किलर्स, जो लोगों को ना मैंने देखा है कि उनके फ्रिज में या घर घर में कहीं भी पेन किलर का तो पत्ता पड़ा रहता है हमेशा। जरा सा सर दर्द हुआ, पेन किलर खा लिया। कोई भी प्रॉब्लम हुई पीरियड्स के दौरान, पेन किलर खा लिया। तो पेन किलर, ये रिसर्च बताती है कि एक पेन किलर का केमिकल बॉडी से बाहर निकलने में 3 साल लगाता है लीवर। लीवर आपकी बॉडी से पेन किलर को बाहर निकालने में 3 साल लगाता है, और आप डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, वो बेचारा कब तक झेलेगा, है ना? तो पेन किलर्स अवॉइड करना चाहिए, आपको पेन किलर्स नहीं लेना चाहिए। साइट्रस फ्रूट एंड योगर्ट एंड हैवी ग्रीसी चीजी डाइट, बढ़िया सा बस चीज लगा करके बढ़िया सा बर्गर, वो सैंडविच जो बनाते हैं ना चीजी चीजी, सब अपने फैटी लीवर को दावत दे रहे हैं। आपको ये सब कुछ अवॉइड करना चाहिए। आपको हेल्दी डाइट खानी चाहिए, आपको वेजिटेबल ज्यादा से ज्यादा लेनी चाहिए, आपको सैलेड ज्यादा से ज्यादा लेनी चाहिए, और आपको रेडिश लेनी चाहिए, कोकोनट वाटर लेना चाहिए। ये इन सब चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए। और ये है कंप्लीट सॉल्यूशन, चिटोसन, टी पोली, जिंक और एफओएस। ये पूरा कॉम्बिनेशन है। जिनको लीवर सिरोसिस है ये पूरा कॉम्बिनेशन है। चिटोसन और टीपोली, जिंक इंटरनल इन्फेक्शन को खत्म करेगा, एफओएस इंटेस्टाइन के ऊपर काम करेगा, इंटेस्टाइन के ऊपर काम करेगा तो लीवर को भी रिलैक्स मिलेगा। तो ये चारों सप्लीमेंट लीवर सिरोसिस वाले पेशेंट को देने चाहिए। और पॉइंट्स क्या क्या करने हैं, जो लोग एक्वालाइफ लेके बैठे हुए हैं कि भाई हमें भी तो बताओ हम पॉइंट क्या करें, लीवर वाले पेशेंट आ गए, तो पॉइंट नोट कर सकते हैं। LIV1, GB41, 30 नंबर, 70 नंबर, और लीवर डिसऑर्डर सर्किल ऑन इंडेक्स फिंगर, एंड डायरेक्ट लीवर पिक्चर ऑन लिटिल फिंगर। केवल ये पॉइंट करने, और 100% आप लीवर सिरोसिस को क्योर कर सकते हैं।
तो ये था हमारा आज लीवर सिरोसिस से रिलेटेड सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो मैं चाहूंगा एक बार सब लोग थंब का इंप्रेशन दिखाएंगे। फिर थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब इसके साथ साथ हम लेंगे आज के सवाल के लोगों के आज के सेशन से रिलेटेड। या सबसे पहले मैं अनम्यूट करना चाहूंगा अंजना भाटिया जी को। अंजना भाटिया जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ले लेते हैं नवीन शर्मा जी को। गुड मॉर्निंग सर। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या हाल आपका? ठीक हो सर? बहुत बढ़िया। 2-3 क्वेश्चन सर रिगार्डिंग किडनीज है सर। जी किडनी के मैं 3 पेशेंट को देख रहा हूँ सर। उनमें से एक जो मैंने आप चाइना में थे तब आपको बोला था, तो वो लड़का बहुत जल्दी रिकवर कर गया। सेकेंडली 2 मेरे पास बुजुर्ग आंटियां आई हैं। एक की उम्र है 67 सर और एक की है 64। तो जो 67 वाले हैं उनकी हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हो रहा है जी। तो अच्छा। एक तो मैं उनको ट्रीट कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताएं सर, किसी को साथ में टीबी हो तो क्या करें? फिर हम खाली सप्लीमेंट चला सकते हैं, क्योंकि टीबी वाले पेशेंट को हमारे एकोलेफ के प्रोटोकॉल में शामिल नहीं है कि हम उनको ट्रीटमेंट दे पाए। क्योंकि अच्छा जो सर। टीबी के बैक्टीरियाज हैं, तो अभी जी मान लेते फॉर एग्जांपल उनको अभी चेस्ट में टीबी है और जी हमने सर। उनको एकोलेफ की थेरेपी दी, हो सकता है उनको बोन टीबी हो जाए, फिर तो और ज्यादा क्रॉनिक हो जाएगा। अ, तो इसलिए टीबी वाले पेशेंट को नहीं दे सकते। जी सर, उनकी पीठ में टीबी है सर, बैक पे। हाँ, तो फिर हो सकता है लंग्स में क्योंकि टीबी के जो बैक्टीरियाज हैं, जी इसकी सर। सेंसेशन से, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर की सेंसेशन से पूरी बॉडी में कहीं भी स्प्रेड कर सकते हैं, जी तो सर नहीं जी। देना चाहिए। तो उनके लिए सप्लीमेंट सर वही अपना कोर्डिसेफ एंड हाँ, टीपोली करेक्ट। और जिंक। जिंक भी दे सकते हैं सर। कॉर्डिसेप्स, ठीक है सर। टीपोली और जिंक, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है सर, बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, जिनकी दिन में वीक में 2 बार डायलिसिस होती है उनको भी सेम प्रोसेस रखें सर? बिल्कुल बिल्कुल सेम रहेगा सर। चलो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया आपका जी। शुक्रिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर थैंक यू साहब। सर। थैंक यू सर। अंजना भाटिया जी अनम्यूट कर लीजिए। नहीं सर। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। सर मैंने कल आपसे फोन पे बात की थी, तो मेरे को जी सोल्यूशन बताओ। कल ईएनटी वाले के पास गई थी 2 बार। एक बार दोपहर में गई, एक बार शाम को किसी और के पास गई थी। तो वो कहते जी। हैं कि ये बहुत पुराना है। वैसे मेरे को बचपन में होगा, लेकिन अब 35 साल से तो कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं मेरे को। तो अब फिर ऐसे हम्म शुरू हो गया है, पर रेशा निकला है, फिर दर्द हुआ है, फिर अब वो ठीक हो गया रेशा, लेकिन शां 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 की आवाज हो रही है। जैसे हेड हम्म। केयर की वाइब्रेशन है, रुक रुक के होती है, वो हो रही है अब हाँ मेरे जी। को। वो कह रहा है हाँ पर्दा भी गल गया, अंदर की हड्डी भी गल गई। वो तो ये बोल रहे हैं। हाँ, एक्चुअली में वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। कोई बात नहीं, आप आपको करना क्या है, 5861 ग्वानचोंग, आपके पास एक्वालाइफ है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो 5861 ग्वानचोंग। ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं पूजा रोहिला जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर अक्सर करके ऐसा ही होता है कि जो केस हमारे पास होते हैं ना, किस्मत इतनी अच्छी है कि वही आपकी क्लास आ जाती है। अच्छा। हाँ जी सर। बस इसी के रिगार्डिंग है सर कि क्लास तो बहुत बेस्ट थी, तो ज्यादातर डाउट्स तो मेरे क्लियर हो गए, लेकिन 2-3 डाउट्स हैं सर। जैसे जो फर्स्ट टाइम आपसे एक सर ने क्वेश्चन पूछा था, वही केस मेरे पास भी है। अभी वो मैंने लिया नहीं है सर। उनको भी यही प्रॉब्लम हुई थी कि उनको क्या हुआ था, 7-8 साल पहले टीबी हुई थी, और टीबी होने के बाद उनका क्या हुआ था कि बैकबोन से पानी निकाल लिया था। पानी निकालने के बाद पानी निकाला कंटिन्यू, लेकिन अब वो बोल रहे हैं 8 साल बाद कि पानी थोड़ा रह गया था, उसकी झिल्ली बन गई, और आपको 16 लाख के लगभग लगेगा, और 7-8 आपके क्या है कि थोड़े एक तरीके से होल किए जाएंगे, वैसे ऑपरेशन होगा। और उनको सर थोड़ा ही दर्द है बस, बाकी और कुछ है ही नहीं। तो वो क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं उनको? जी मैंने बहुत क्रिटिकल केस है, ऐसे क्रिटिकल केस ना ही लो तो ज्यादा अच्छा है सर कोई है प्रॉब्लम ना? भी नहीं है उनको, हल्की फुल्की बस दर्द होती है और कुछ भी नहीं। कोई केस इस तरीके का कुछ ऐसा है ही नहीं। नहीं, अगर उनको प्रॉब्लम नहीं तो खाली हेड केयर ही दे दो, हेड केयर वो अपना यूज कर लेंगे।
है ना। अच्छा कुछ टाइम आप बीसीएम करा दो खाली उनको। अच्छा, बीसीएम मतलब करवा सकते हैं उनको? हाँ बीसीएम करवा सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम पहले उन्होंने करवाया ना, ये अपना जो सर्जरी कराई हाँ है जी, काफी हाँ टाइम जी, पहले कराई है, हाँ जी, कई साल हो जी चुके हैं सर। अब तो। हाँ हाँ जी, हाँ तो जी, खाली 8 बीसीएम साल हो बीसीएम करा दो, अगर बीसीएम से उनको रिलीफ मिल रहा है फिर कुछ करने हाँ, की जरूरत है नहीं है सर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। जी अच्छा ये बताओ सर कि जैसे मान लिया आपने अभी बताया लीवर के बारे में कि लीवर की प्रॉब्लम होती है, तो लीवर की प्रॉब्लम हमें मतलब लग रहा है बंदे को तो सिर्फ इतना फील होता है कि उसको भूख नहीं लग रही। तो कुछ केस होते हैं कि जैसे उसको पीलिया हो जाता है या वैसे भी नॉर्मली तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ लीवर में प्रॉब्लम है, पेशेंट भी सोचता है। तो उसके रिगार्डिंग कौन सा ऐसा स्पेशल टेस्ट है कि हमें एकदम एग्जैक्ट पता चल जाए कि बंदे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? देखो उसके लिए सबसे पहले तो एलएफटी है, एलएफटी से पता चल जाता है एसजीओटी एसजीपीटी तो नहीं बढ़ा हुआ है, या हाँ जी, बिलरुबिन तो नहीं बढ़ा हुआ है ना। तो जी सर। एलएफटी में ये सब वैसे ही पता चल जाता है। और अगर अच्छा, उसकी अच्छा, कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, उसको खाते खाते बहुत ज्यादा वॉमिटिंग जैसा आ रहा है, कुछ खाया नहीं हम्म, जा रहा है, तो उसके लिए फिर हम्म, वो अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि कहीं वो लीवर सिरोसिस तो नहीं हो गया है अच्छा, ना। अच्छा, ठीक है फिर सर। उसके लिए वो मतलब कि हम पैट अपने स्कैन भी करते एक्यूलाइफ हैं, पे सीटी चेक स्कैन भी करने के करते हैं। बाद हमें वो वाले टेस्ट भी उनको करवाने पड़ेंगे ना? नहीं नहीं, देखो मेन चीज है हमारी एक्वालाइफ में, तो फिर हमें कोई टेस्ट कराने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास आ गया तो फिर तो हमने उसको ठीक करके भेजना है, फिर टेस्ट अच्छा, कराने की अच्छा, जरूरत ही नहीं है। अब उसको ये सिम्टम्स हैं तो हमें पता है कि हम्म, उसको फैटी लिवर ग्रेड 3 भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यस सर, उसको सिरोसिस ही हो, है ना। तो ठीक है फैटी लिवर सर, यस ग्रेड सर, 3 है तो हमें पता है कि ये सारे पॉइंट करने, ये सप्लीमेंट देना, 100% ठीक होना है। जब लीवर जी सर। ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट ठीक हो सकता है तो फिर हमें टेस्ट कराने की जरूरत ही नहीं है, बिना टेस्ट के ठीक कर सकते हैं। हाँ जी सर, ये तो ठीक है सर, पता तो लग जाता है। लेकिन क्या हुआ कि 4 महीने पहले एक केस हुआ है, उनकी बहू आती है मेरे पास सर्वाइकल के लिए, तो उन्होंने मेरे को बताया कि 15 दिन में उनकी मम्मी को भूख लगनी बंद हो गई, तो कह रही हम लीवर का ट्रीटमेंट करवाते रहे और 15 दिन के अंदर ही हमको पता चल गया कि कैंसर है और 5 दिन के अंदर सर वो खत्म हो गई। और हाँ उनको कैंसर था उनके यूट्रस में और उनको भूख लगनी बंद हो गई और वो लीवर के चक्कर में लगे रहे कि लीवर में प्रॉब्लम है। मतलब 20 दिन में ही वो हाँ खत्म हो गई लेडी, 4 महीने का केस है। हाँ। देखो तो ये ऐसे ऐसे केस केस में में हम जब, फंसेंगे ना सर? बिल्कुल, हाँ जी सर। हाँ देखो हमें खाली भूख लगना नहीं देखना, हमें और भी सिम्टम्स देखने हैं उसके अंदर ना, यस सर, जो अभी यस हमने सर। सिम्टम्स डिस्कस किए ना, कि वो हम्म। सिम्टम्स भी देखने, कि उनके पेट पर कहीं उनको ईचिंग तो नहीं हो रही है बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर, हम्म, उनको कहीं हम्म, रेड रेड आपने देखा ब्लड कैपिलरीज भी हैं, वो तो नहीं है साथ साथ। तो हमें ये बहुत सारे सिम्टम्स भी देखें, खाली भूख लगना नहीं, क्या भूख ना लगना भी फैटी लीवर की निशानी है। लेकिन यस सर। अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो फिर वो लीवर सिरोसिस से फिर वो लीवर कैंसर बन चुका है। तो जी सर, इसमें तो जी सर। पेशेंट भी अनजान है और आप भी अनजान है। लेकिन हाँ अगर जी, हाँ हमें जी। सारे सिम्टम्स देख लेंगे जैसे आज की पीपीटी में बताए गए हैं, तो सारे हाँ, सिम्टम्स देख ले तो फिर तो लीवर सिरोसिस है, फिर हम उसको आगे फर्दर उसका पेट स्कैन सीटी स्कैन ये सब कराना चाहिए, अच्छा, अच्छा। एमआरआई ठीक है सर, कराना ठीक चाहिए, है। है ओके ना। सर, ओके। हाँ जी, तो सर इसकी स्टार्टिंग हम जिंक से करते हैं, तो जिंक से हम देखते हैं कि 1 मंथ में, कई बार रिजल्ट तो वैसे 10 दिन में ही आ जाता है सर, जिंक का तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन एक पेशेंट को क्या है कि 1 महीने में रिजल्ट नहीं आया, तो मैंने उनको चिटोसन दिया है सर। चिटोसन को भी वो 10-15 दिन हो गए कह रहे हैं मुझे कि चिटोसन मैं खा रहा हूँ लेकिन मेरे को भूख नहीं लग रही। शुगर के पेशेंट हैं वो और बैकबोन में उनको दर्द है, ट्रीट कर रही हूँ। तो सर चिटोसन के बाद फिर क्या करूँ? पॉइंट तो मैं कर रही हूँ उनके। का शुगर अनकंट्रोल्ड होगा पक्की बात है, क्योंकि नहीं सर, शुगर तो उनका 140 ही है सर। 140 है। हाँ जी सर, 140 है। और बैक पेन के लिए वो मेरे पास आए थे, वो एक्चुअली टेढ़े हो गए थे, पूरे टेढ़े हो रखे, कंधा भी ऐसे और ये भी ऐसे। तो तो अब काफी रिलीफ एपेटाइट, है। कोई बात नहीं, एपेटाइट का पॉइंट लगा दो 14 नंबर बैक साइड अच्छा, का, अच्छा, तो भूख अच्छा, अपने अच्छा। आप लगनी शुरू हो जाएगी, है ना। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है। ओके सर, ओके। और थैंक यू वैसे भी सो ना मच। कोई भी थैंक यू मैम, लेकिन कोई भी सप्लीमेंट का रिजल्ट आने में 15-20 दिन लगते ही हैं। जी जी अगर अभी 10 दिन हुए जी। तो आने वाले 10 दिन में उनको वैसे ही भूख लगने लग जाएगी, लेकिन फिर भी हम एक हाँ, एक्स्ट्रा पॉइंट दे देंगे ताकि उनको भूख लगनी अच्छा, जल्दी स्टार्ट हो जाए, है ना। ओके सर, ओके, ओके, ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। नेक्स्ट ले लेते हैं इंदु रानी जी अंबाला से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। और सेशन तो बहुत ही और वंडरफुल रहता है ये सर। हमें तो वीक में थैंक यू एक मैम। आपका इंतजार रहता है सर कि कब जल्दी से सर का सेशन आए और बस थैंक हम यू अपने मैम। सारे काम छोड़ छाड़ के बैठ जाए। सर मेरे पास थैंक यू एक मैम। केस था, मैंने लिया था उसको, उस सियाटिका और मतलब वर्टिको दोनों था सर। तो सर उसकी जो प्रॉब्लम तो सही हो गई थी
सर ये दोबारा फिर स्टार्ट हो जाता है क्या सियाटिका वगैरह प्रॉब्लम? 2 आपने सेशन हाँ, आपने उनके सेशन कैसे कैसे किए थे, क्या क्या ट्रीटमेंट दिया था? 15 दिन के सेशन दिए थे मैंने सर, उसके उनके। अच्छा, 15 दिन थेरेपी करी आपने? यस सर, 2 सेशन दिया था और 15-15। 15 दिन के बाद फिर कितने दिन की छुट्टी करी थी? 3 दिन की सर। वेरी गुड, परफेक्ट है। और सप्लीमेंट क्या दिए? सर उनके सप्लीमेंट मैंने पहले उनके पेट से शुरू किया था, तो हाई फाइबर चलाया था, उसके साथ उनको ओमेगा दिया था और मल्टीविटामिन दिया था। फिर मैंने उसको फिर ड्रॉप करके और मल्टीविटामिन को छोड़ के फिर मैंने जिंक, ओपीसी और ओमेगा दिया था सर। करेक्ट। अब आपने जो आप सेकंड टाइम दिया है ना ओपीसी, ये बहुत जरूरी है। और पॉइंट्स क्या क्या कर रहे थे? सर उनके मैंने किया था लीवर के सारे पॉइंट साथ में किया था, और हाँ, अंगूठे पे जो हमारा पॉइंट है TS6 भी किया था, और LI1, GB41, सब मैंने टोटल उनके सारे पॉइंट्स मैंने 8 के 8 पॉइंट मैंने कर दिए थे सर। 15 दिन के 2 सेशन हो चुके हैं ना? जी सर। अच्छा। और LIV1 GB41 दिया है, CX8 TS6 दिया है, TS6 और बैक साइड का 6 नंबर भी दिया है आपने, जी सर। जी सर। है ना? जी सर। और बीसीएम कैसे कराइए, बीसीएम कैसे कैसे कराइए आपने? BCM सर मैंने पहले उनको पैर रख के, घुटने के भी और कमर के, फिर बैठा के, फिर और स्लो करके खड़ा करके, बहुत कम खड़ा करके, मतलब 2-4 मिनट या 5 मिनट मैंने लास्ट में खड़ा कर देती थी बस। बाकी उनको लेटा के बैठा के आगे पीछे कमर बैक सब, पीठ घुटने सब मैंने कराया सर। इंदु जी, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट दिया है आपने, परफेक्ट दिया है। और सप्लीमेंट भी आपने बिल्कुल परफेक्ट दिया है। 1-2 सेशन और कराओ, क्योंकि ठीक होने के बाद भी हम ना एक सेशन एक्स्ट्रा करते हैं ताकि वो चीज ना रिवर्स ना हो, है ना? और उनको बोल देना कि जब वो ट्रीटमेंट कराएंगे ना, तो ट्रीटमेंट कराने के बाद भी वो कम से कम 15-20 दिन परहेज करेंगे वजन उठाने वाला, है ना? जब वो वजन उठाते हैं तो उससे sciatica जो नर्व है उसके ऊपर और ज्यादा प्रेशर पड़ता है। sciatica नर्व के ऊपर और ज्यादा प्रेशर भी पड़ेगा। 1-2 सेशन और कर दो। कई बार ऐसा होता है कि जैसे नी रिप्लेसमेंट है, नी रिप्लेसमेंट केसेस में हमें कम से कम पेशेंट को बता के चलते हैं 3 से 4 महीने लगेंगे, यानी 6-8 सेशन लगेंगे। अभी 2 सेशन किए तो एक सेशन और कर दो, कोई बात नहीं। आपने जी पॉइंट सर। से किया, उनको पहले रिजल्ट आया भी है, अभी जी थोड़ा सर बहुत बाकी है, बिल्कुल। तो और कर दो। जी सर, उनका तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, लेकिन अब तो वो इतनी खुश है कि अपनी छोटी सी बच्ची को, 11 महीने की बच्ची को अब गोद में ले लेती है। वो बहुत ही खुश है सर उस, लेकिन वो कह रही है दोबारा मुझे से ये शुरू हो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा सर इसमें डाउट था सर। हाँ हाँ, नहीं कोई तो बात नहीं, 1-2 सेशन और उनके और कर दो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिजीज में कम सेशन लगते हैं, कुछ डिजीज में ज्यादा सेशन लगते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपने 2 सेशन किए और अप्रोक्स 90% वो ठीक हो चुके हैं, तो उनको फील हो रहा है कि मैं ठीक हो गई हूँ। लेकिन जो 10% रह गया वो तो कहीं ना कहीं रिवर्स हो जाता है। तो 1-2 सेशन करेंगे वो 100% क्योर होने के बाद फिर रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि sciatica के बहुत सारे पेशेंट और लोगों ने भी ठीक किया, हमने भी ठीक किया, फिर वो रिवर्स होता नहीं। एक आध सेशन हम एक्स्ट्रा कर देते हैं ताकि रिवर्स ना हो, है ना? तो 1-2 सेशन कर दो, ठीक हो जाएगा। और बल्कि सर आ, जी जो जी, सप्लीमेंट जो चल रहा है, तो वो ये पूछ रहे थे कि ये मुझे हमेशा लेना पड़ेगा, तो उसके लिए नहीं क्या नहीं, जवाब हमेशा दूं नहीं, सर? ना ना ना, हमेशा नहीं लेना। ओपीसी ओमेगा sciatica ठीक हो, देखो कोई भी सप्लीमेंट है वो 3 महीने तो कम से कम लेना चाहिए, 3 से 4 महीने, है ना? और उनको हमेशा की जरूरत नहीं है। ओपीसी ओमेगा वो ठीक टोटल कम से कम ये मान के चलो कि 6 महीने तक यूज कर लें, उसके बाद फिर उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ले लेते हैं रंजीता गुलिया जी। जी रंजीता जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आपका सेशन तो वैसे भी वंडरफुल रहता है, हमेशा की तरह। आज थैंक भी यू बहुत कुछ जानने को सीखने को मिला। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे अभी सर जी। ने बताया किडनी के पेशेंट का 64-67 के करीब कोई लेडी है। अच्छा, हाँ उन्होंने सर कहा था कि हफ्ते में 2 डायलिसिस होती है उनको। हाँ, अगर हफ्ते में 2 डायलिसिस होती है तो फिस्टूला भी लगा होगा।
पक्का लगा होगा। तो अगर फिस्टूला लगा है तो थेरेपी हम कैसे दे सकते हैं, क्योंकि ये तो मना करी हुई है एक्वालाइफ से थेरेपी देने के लिए। पहली बात मैं बता देता हूँ, फिस्टुला वाले पेशेंट को आप एक्वालाइफ की थेरेपी दे सकते हैं, पेसमेकर वाले को नहीं दे सकते। फिस्टुला अगर आपका राइट हैंड में है तो आप जी। लेफ्ट हैंड में थेरेपी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ज्यादातर लोगों का फिस्टुला नेक के पास होता है, हाथ में भी बहुत कम होता है। तो फिस्टुला किसी का नेक में है या हाथ में है तो उसमें कोई मैटर नहीं करता, आप उनको थेरेपी दे सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन पेसमेकर वाले पेशेंट को आप किसी को भी नहीं दे सकते थेरेपी। पेसमेकर वाले के लिए तो स्ट्रिक्टली अवॉइडेड है, क्योंकि उससे ना उसकी प्रोग्रामिंग आउट हो जाती है, इसलिए नहीं देते। अच्छा, एक और इससे थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ सर। जैसे डायलिसिस होता है, हफ्ते में 2 होता है, अब उनको होल्ड तो कर नहीं सकते। अब जितना हम थेरेपी दी, 2 दिन दी, फिर उनको डायलिसिस हो गया तो थेरेपी तो ऑलरेडी निकल चुकी बॉडी के अंदर से। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जी। बात हम बोलते ही हैं कि जिनका डायलिसिस चल रहा है उनको एक्वालाइफ से रिजल्ट नहीं आएगा। पहले उनका क्रिएटिनिन लेवल बैलेंस हो जाए, उनकी डायलिसिस की जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाए, तब उसको थेरेपी करने में मजा आएगा, वरना कोई फायदा नहीं है। एक्वालाइफ की थेरेपी का कोई फायदा नहीं है, सप्लीमेंट का फायदा हो। जी जी देखो एक्वालाइफ की थेरेपी का फायदा इसलिए नहीं है, बिल्कुल आपने ठीक बोला कि हमने उसको 2 दिन थेरेपी दी, वो जो हमने उसको जो इसकी हीलिंग थी वो सब आउट हो गई, क्योंकि दोबारा से ब्लड चेंज हुआ। ब्लड जी। चेंज होगा तो फिर वो एक्वालाइफ की जो हीलिंग है वो टिक कहाँ पाएगी। तो वो कोई फायदा नहीं है जब तक उसका क्रिएटिनिन लेवल बैलेंस ना आ जाए। उसकी एटलीस्ट 10 दिन में, अभी हफ्ते में 2 बार है तो 2 दिन बाद फिर से चेंज हो गया, 2 दिन आपने ट्रीटमेंट दिया, कोई फायदा नहीं है। अगर कम से कम ड्यूरेशन ऐसी हो कि 10 दिन में एक बार डायलिसिस हो रहा है या 15 दिन में हो रहा है, तो फायदा है कि आपने इतने दिन दिया है तो कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट जरूर आएगा। क्रिएटिनिन लेवल भी डाउन होगा, और क्रिएटिनिन लेवल डाउन होगा तो डायलिसिस की ड्यूरेशन भी बढ़ेगी। जी तो सर। हाँ, 2 दिन में तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, बस सर यही पूछना था, थोड़ा डाउट था तो मैंने क्लियर कर लेती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। हाँ, नेक्स्ट लेते हैं बलदाव कौशिक जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बलदाव जी। जी जी जी। और हमेशा सर आपका सेशन तो जबरदस्त रहता है सर, और आपके सेशन के लिए हम लोग हमेशा फ्राइडे का इंतजार करते रहते हैं सर कि कब सर का सेशन हो, हमें और सीखने को मिले। सर मेरा क्वेश्चन जो है, 1-2 क्वेश्चन है सर। जैसे अपना जो सेशन जैसे रहता है सर, एक्यूरेप का 5 दिन करते हैं, 1 दिन का गैप, या हम 15 दिन करते हैं, 3 दिन का गैप। तो सर जैसे मान लो हम किसी को थेरेपी दे रहे हैं 15 दिन का और मानो 10 दिन कर दिए, 1 दिन गैप हो गया सर किसी बस, तो वो फिर अपना 1 दिन का गैप हुआ, फिर अगर अगले दिन से करेंगे तो वो काउंट नहीं होगा ना सर? हाँ बिल्कुल, देखो अगर आपने 10 दिन थेरेपी किए फिर 11वें दिन नहीं किया, फिर नौ जी नौ जी दिन किया, 10वें दिन नहीं किया, तो फिर से आपका दोबारा से स्टार्ट होगा। स्टार्ट होगा ना? जी 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 जी। हाँ ठीक, थैंक यू सर। दूसरा सर मेरा क्वेश्चन है सर कि जैसे मान लो किसी को हमने, जैसे कोई सभी प्रॉब्लम है, मान लो उसको 4 सेशन में कंप्लीट होना है, और हमने उसको मात्र 3 सेशन दे पाए सर, 15 दिन का फिर गैप हो गया, मान लो पेशेंट नहीं आ पाया, तो उसको जो फिर सेशन जो है सर अपन जो 1.5 महीना जो भी हमने किया है, तो क्या उसमें जो भी हीलिंग हुआ होगा सर, जो भी, तो क्या 15 दिन का गैप होने से फिर वो चीजें जैसे रिपीट होती है तो हमको वापस फिर सेशन को लंबा करना पड़ेगा क्या सर, ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं बता दूं, जो लीवर ट्रांसप्लांट का केस हमने ठीक किया था उसको हमने 4 महीने बोला था कि आपका इतना इतना टाइम लगेगा, 3.5 से 4 महीने, यानी 6-7 सेशन लगेगा। तो जी, कुछ जी। फाइनेंशियली इश्यूज की वजह से उन्होंने 5 सेशन के बाद बंद कर दिया। हालांकि वो ठीक हो चुके थे 3rd सेशन तक, लेकिन जी, जी। उन्होंने फिर भी करते करते 5 सेशन कराए। मैंने उनको बोला था कि आपका थोड़ा बहुत कुछ रह गया होगा ना तो वो रिवर्स होने के चांसेस हैं, तो आप अपना कंप्लीट करना। और इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इस पेशेंट को इतने सेशन लगेंगे, इसको इतने लगेंगे। वो डिपेंड करता है कि किसका कितना क्रिटिकल है। केवल जो नी गैप के केसेस आते हैं तो बॉडी स्लिम ट्रिम होती है तो उनको हमें ठीक करने में बहुत कम समय लगता है। लेकिन किसी का बहुत ज्यादा ओवरवेट है, उनके घुटने इतने बड़े बड़े हैं, है ना, इतनी ज्यादा स्वेलिंग है, तो उनको नी गैप ठीक करने में हमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो डिपेंड करता है डिजीज के ऊपर कितने सेशन लगेंगे। तो मान लेते किसी का 4-5 सेशन का काम है और आपने 2 सेशन या 3 सेशन या 4 सेशन कर चुके हैं और 1-2 सेशन बाकी है, वो बीच में छूट जाता है तो वो इतना रिवर्स नहीं होगा। जैसा कि सबसे पहले हमने उनको अनम्यूट किया था तो उनका सियाटिका में इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन जी। थोड़ा सा पेन है, अभी बाकी है।
तो अभी जो लीवर ट्रांसप्लांट वाले केसेस है, जब उन्होंने मेरे से फोन पे बात करी तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हाल चाल है, आपने अभी ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं, 5 सेशन हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मुझे भूख बहुत अच्छी लग रही है, मेरे पेट में पानी भी नहीं है, मैंने डॉक्टर से भी चेक करा लिया है, मेरे को नींद भी बहुत अच्छी आ रही है, अब मैं पहले से बेटर भी हूँ और पूरी बॉडी में सारे चेंजेस आ चुके हैं। तो अभी उनको मेरे ख्याल से अगर थेरेपी नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो कुछ केसेस में तो एक आध सेशन हम एक्स्ट्रा कर देते हैं। तो कुछ केसेस में आपको लगता है कि अगर जितना हो चुका है एटलीस्ट वहीं पर रुका रहता है। अभी एक पेशेंट है जो पैरालिसिस के केसेस थे, तो वो सडनली उनका बीच में ब्रेक हो गया था, आज आए तो मैंने उनके मूवमेंट देखी हाथ की, तो जो जहां तक हमने ठीक किया हुआ था वो वहीं पर अभी स्टेबल है। और जब पहले आए थे हमारे पास तो उनके हाथ बहुत ज्यादा टाइट थे, तो करीबन 2 महीने से उनका ब्रेक चल रहा था, तो किसी और रीजन की वजह से। तो आज से उन्होंने कंटिन्यू करा, तो आज देखा तो उनको पूरे वैसे के वैसे ही ठीक है, जैसा हमने जितना हमने ठीक करके दिया था। तो ये जरूरी नहीं है कि सभी का 100% रिवर्स हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, थोड़े बहुत बदलाव आ सकते हैं। जी जी जी, ठीक है सर। सर एक ये था सर कि एक निवेदन था, एटीएमए का भी एक सर ट्रेनिंग हो ऐसा हम चाह रहे हैं कि जैसे एक्यूरेट का होता है सर, तो एटीएमए का एक कम से कम एक सेशन हो। बिल्कुल, मैं अपने मेंटर से बात करूंगा रुपेश सर से कि एटीएमए का भी हम बीच में जल्दी रखते हैं, है ना। जी जी जी। और सर ये निवेदन सर, छत्तीसगढ़ कब आ रहे हैं सर, बस थोड़ा सा ये जानना है, आपसे मिलना था सर। जब हमारे प्रकाश नाथ जी बुलाएंगे या आप बुलाएंगे तो हम तो दौड़े चले आएंगे। जी जी, प्रकाश में सबसे बात होती है, सब उनसे पूछते रहते हैं सर कब आ रहे हैं करके, तो बताते हैं जल्दी आएंगे करके बस। कैसे आप? बहुत बढ़िया मैम, फर्स्ट क्लास। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। मेरा छोटा भाई है, उसको 2-3 साल पहले बहुत सीवियर जॉन्डिस हुआ था, फिर उसके बाद बहुत उसकी कंडीशन सीरियस हो गई थी। अभी तो ठीक है फिलहाल, पर अभी उसको जो प्रॉब्लम हुई है ना, वो गिलबर्ट सिंड्रोम नाम की प्रॉब्लम है उसको। तो डॉक्टर ने ये कहा है कि पीलिया आपकी बॉडी में हमेशा रहेगा, और कभी ये बढ़ता है कभी कम होता है, फिर आपको एडमिट होना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपको। तो इसका कुछ परमानेंट इलाज कर सकते हैं आप एक्वालाइफ से, LIV1 GB41, और ये सारे पॉइंट जो अभी आपको बताए थे, ये सारे पॉइंट करने। आप फिर से म्यूट हो गए, आपने अनम्यूट कर लीजिए। रजिया जी अब आप अनम्यूट कर लीजिए, नेटवर्क चला गया, कोई बात नहीं, वीडियो ऑफ कर लीजिए लेकिन अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपके वहाँ पर नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। तो आपको ये पॉइंट करने सारे LIV1, आवाज आ रही है आपको रजिया जी? रिजल्ट्स के आने के बाद ही बने तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। कम से कम आप उनका 3 महीने ट्रीटमेंट चलाना, क्योंकि क्रॉनिक डिजीज है ना। तो 3 महीने चल रहा है, 15-15 दिन के 6 सेशन, और जो सप्लीमेंट है कम से कम आप 6 महीने चलाना। और दोबारा कभी भी आप चेक कराओगे तो बिलरुबिन वगैरह सब कुछ आपका बैलेंस होगा, SGOT SGPT सब कुछ बैलेंस होगा, और ये भगवान ने चाहा तो ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी। तो आप ये 3 महीने ट्रीटमेंट करो, 6 महीने सप्लीमेंट कराओ, फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है ना मैम? आपका शायद नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ले लेते हैं HD अलका जी। पिछले हफ्ते क्वेश्चन हुआ था तो मेरा आधा अधूरा रह गया था, मेरे खुद के लिए था। सर मेरे को फीवर हुआ था अभी पीछे, अभी पूरी तरह से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा। एक तो मेरे को हाथों में, टांगों में, जॉइंट्स में भी पेन है, और उसके साथ साथ मेरे को बॉडी में स्वेलिंग भी है, और मेरा यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है, BP हाई हो जाता है, और मेरे को पता नहीं चलता। मैं टेस्ट कराती हूँ तभी मेरे को बताते हैं कि आपका BP हाई हुआ पड़ा। अच्छा, सबसे पहले तो आप अपने साथ ओमेगा कोएंजाइम्स ये दोनों चीजें स्टार्ट करो, और साथ ही साथ आपको जो पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, प्रोटीन सारा अभी आप बंद कर दो। प्रोटीन आप कुछ भी ले रहे हैं, चाहे वो आप दालें खाते हैं, चाहे सोयाबीन लेते हैं, चाहे आप पनीर लेते हैं, किसी भी तरीके का जो प्रोटीन है आप शाम को 4 बजे के बाद वो बिल्कुल नहीं खाएंगे। दिन में खाना चाहे तो दिन में ले सकते हैं, शाम को 4 बजे के बाद बिल्कुल नहीं खाना है। यूरिक एसिड कितना आ रहा है आपका? सर यूरिक एसिड मेरे को तब पता चलता है जब मेरे को एड़ियों में दर्द स्टार्ट होता है।
मैंने बीच में हाँ, सतुना लेना स्टार्ट किया था। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये 4 बजे के बाद प्रोटीन बिल्कुल बंद कर दो। 4 बजे के बाद जब भी आप रात को खाना खाएंगे तो उसमें हाँ जी केवल सर। आप सब्जी रोटी खा सकते हैं। दालें और प्रोटीन से बनी हुई कोई भी चीजें आप रात को नहीं खाएंगे। हाँ और जी साथ ही साथ आपका ओमेगा भी चलेगा, आपका कोएंजाइम्स भी चलेगा, और आपके पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स भी मैं बता देता हूँ पॉइंट्स क्या क्या चलेंगे। ठीक है सर। 11 एल्यूएट ऑल जॉइंट्स के लिए, हाँ ST36 SP3 यूरिक एसिड को भी बैलेंस करेगा और बॉडी में कहीं पे भी आपको वीकनेस वगैरह उसको भी खत्म करेगा। 39 नंबर स्वेलिंग के लिए। और भूख कैसी लगती है आपको? सर भूख तो ठीक लग रही है, पहले से बेटर बस है। ठीक। पहले भूख ये 5 नहीं पॉइंट अच्छी करो लग आप। 11, हाँ ये 5 पॉइंट कर लो केवल। 11 एल्यूएट, ST36 SP3 और 39 नंबर, और ये सप्लीमेंट ले लो। और 5 मिनट BCM करना है, शाम को प्रोटीन बंद कर देना है। और एक सेशन के बाद आप बताओगे कि एक सेशन में आपको कितना रिलीफ मिलेगा। ठीक है अलका जी? सर मैं इसके साथ टिपोली भी ले रही थी, आपने टिपोली भी बताई थी। हाँ हाँ, टिपोली लेना है, जॉइंट्स के लिए टिपोली लेना ही है। सभी जॉइंट्स के लेना? टिपोली में तो आपको वो बीपी के लिए बता रहा था, ओमेगा और हाँ कोएंजाइम्स जी वो जरूर लेना है, क्योंकि वो आपको पता नहीं चल पा रहा है ना। ठीक है सर, वो स्टार्ट कर दिया ओमेगा दोबारा से। पहले मैंने हाँ बीपी तक नॉर्मल चल रहा था, लेकिन उन दिनों गर्मी ज्यादा हो गई थी, घबराहट हो रही थी, फिर मैंने बंद कर दी थी बीच में। अब मैं तो गर्मी कभी नहीं लगेगी, घबराहट कभी नहीं होगी। अगर आपका वाटर इनटेक अच्छा होगा ना, तो 3 से 4 हाँ लीटर जी पानी आप बढ़ाओ बॉडी के अंदर, फिर सर, आपको उस प्रॉब्लम टाइम नहीं होगी। हाँ जी सर, ठीक है सर, थैंक यू कोई नहीं, सर। अब तो सर्दी आपका, अब आप खाओ आराम से। हाँ जी हाँ जी, अभी मैंने ठीक है मैम। नेक्स्ट ले लेते हैं बबीता जी सागरपुर से। बबीता जी अनम्यूट कर लीजिए। शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है बबीता जी तक। हेलो जी हेलो, बबीता जी। गुड मॉर्निंग जी सर। सर मेरे गुड मॉर्निंग पास मैम। में हेपेटाइटिस बी सी का पेशेंट आया है, तो अभी मैंने उसको कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं किया। अभी मैंने उसको टिपोली और जिंक स्टार्टेड किया, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि उसको मैं क्या किराए से क्या मैं पहुंच दे सकती हूँ। देखो हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव के लिए एपोलाइफ में कोई पॉइंट नहीं है। कोई पॉइंट नहीं पहले है चीज, सर। हाँ जी देखो हेपेटाइटिस सी अगर पॉजिटिव है तो जी ये बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं लीवर कैंसर के, है ना। ओके। हाँ, तो सबसे पहले आप डॉक्टर से ये पूछें कि कहीं लीवर कैंसर तो नहीं है। अगर लीवर कैंसर नहीं है तो ये पॉइंट जो आपको अभी आपने स्क्रीन पे देखे तो वो सारे पॉइंट कर सकते हैं। जी हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आने के बाद बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं लीवर कैंसर के। तो उनकी जो रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट आप या तो फ्रेंचाइजी के व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा। वो रिपोर्ट देख करके मैं आपको बता दूंगा कि जी उनकी लीवर कैंसर है या नहीं है ना। ओके सर। लीवर कैंसर नहीं होगा तो मैंने फिर आप उनको ठीक कर अभी सकते हैं। CBC कराया था, क्योंकि 2 दिन से उनको फीवर भी है उसको, 2 दिन से हाँ फीवर सारे सिम्टम्स हैं। हाँ जी, फीवर तो है ही 2 पेट दिन से फीवर। पेट भी फुला है क्या उनका? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वॉमिटिंग भी आ रही है। हाँ हाँ, तो सारे सिम्टम्स हैं। आप ना एक बार उनकी रिपोर्ट भेज दीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कौन से पॉइंट करने हैं या पॉइंट बिल्कुल नहीं करने हैं। अगर कैंसर होगा तो बिल्कुल नहीं करना है। ओके सर, जी थैंक यू सर। थैंक यू मैम। जिया पटेल जी, जिया पटेल जी एडमिट कर लीजिए। वैसे आज काफी लोगों की क्वेरी हमने सॉल्व करी है। जिया पटेल जी फटाफट से। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर आपका सेशन तो हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। अभी सर 2-3 दिन पहले भी आपका सेशन था, तो मैं उस दिन भी सवाल पूछने के लिए रेडी थी, लेकिन उस टाइम समय हो चुका था, तो इस वजह से पूछ नहीं पाई। जी हेलो जी मैम जी, अब पूछिए। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है मैम, बिल्कुल आ रही है। सर मेरी सिस्टर है, तो उनको सर सिस्टर है मेरी, उनकी एज 26 साल है, तो उनका फेस एकदम ब्लैक हो चुका है। अच्छा सर वो पहले वेट्रोवाइट सी यूज करती थी, तो उन्होंने वो काफी दिन तक यूज करी, तो उनकी स्किन एकदम बारीक हो चुकी थी, काफी पतली पतली हो चुकी थी। तो उसके बाद फिर तकरीबन 1 साल हो चुका, उनका फेस बिल्कुल काला हो चुका है। तो सर उसको मैं क्या क्या दे सकती हूँ सर? सबसे पहले तो हफ्ते में 2 बार स्पाइरुलिना का पैक गुलाब जल में मिला करके 2 स्पाइरुलिना के कैप्सूल खोलेंगे
और स्पाइरुलिना का पैक लगाएंगे हफ्ते में 2 बार, है ना। और फेस हफ्ते के में ऊपर 2 बार कोई सर। भी, हाँ, फेस के ऊपर कोई क्रीम वगैरह यूज नहीं करनी है बाजार की, कोई भी केमिकल बेस्ड, है ना। ओपीसी ठीक और है सर। टीपोली, ओपीसी और ओपीसी, टीपोली और टीपोली, ठीक है सर। ठीक है। टीपोली, ओपीसी और हाँ टीपोली और हाँ जी, स्पालुना 2 सुबह 2 शाम, स्पालुना ठीक भी है। खाना है। ओपीसी भी लेनी है, 3 ओपीसी के कैप्सूल 30 मिनट्स बिफोर ब्रेकफास्ट विद वार्म वाटर, है ना। और टीपोली एज ए ठीक ग्रीन है। टी, एज ए ग्रीन टी टीपोली लेनी है। और जो हमारी नाइट क्रीम आई है उसको डेली रात को लगा करके सोना है। और पॉइंट करने हैं Li1, Elevate 45, 1 सर नंबर सर बैक सर और सर मैं हैगो। पॉइंट लिख रही हूँ, 1 मिनट सर। LI1, अच्छा, 11 Elevate 45, डिवेट 45 45, हैगो, हैगो पॉइंट हैगो, और हैगो, 1 नंबर बैक 1 एलर्जिक नंबर, पॉइंट, ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी। ओके मैम, नेक्स्ट ले लेते हैं दीपांशु शर्मा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी दीपांशु जी। सॉरी सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है तो इसलिए वीडियो ऑन नहीं हो पाएगी। सर मेरा एक क्वेरी था। सर 2017 में मुझे जॉन्डिस हुआ था, तो उसकी वजह से सर लीवर में प्रॉब्लम हो गई है। तो सर जब मैं डॉक्टर से चेक करवाया, उन्होंने भी बताया था कि लीवर में आपको प्रॉब्लम है। और सर मैं कुछ भी खा लेता हूँ तो मेरे को सर पे और फेस पे सर हमेशा खुजली महसूस होती है, बहुत ज्यादा खुजली होती है सर। तो उसकी वजह से सर मैं बिल्कुल। कुछ भी खा नहीं पाता हूँ अच्छे से। तो सर मुझे सप्लीमेंट्स बता दीजिए। चिटोसन, टीपोली और जिंक। चिटोसन, टीपोली और जिंक। चिटोसन जब भी आप खाना खाओगे, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम को, आपके आपके केस में, एक नॉर्मल फैटी लिवर के लिए 2 सुबह 2 शाम बहुत है, लेकिन आपके केस में 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम, तीनों मील से आधा घंटा पहले, तीनों खाने जी से आधा घंटा पहले गर्म पानी से। और टीपोली, 2 टीपोली सुबह 2 टीपोली शाम को, और ओके 1 जिंक सुबह 1 जिंक शाम को, क्योंकि आपका थोड़ा सा क्रॉनिक है ना। तो जी टीपोली आपको दोनों टाइम देना है, और वो भी 2 देना है। ये सप्लीमेंट ले ओके लो। और एक्वालाइफ के आपके पास है एक्वालाइफ? जी सर है। एक्वालाइफ के पॉइंट्स करो जी, पॉइंट लिखवाए हुए ना, ये वाले पॉइंट करो जी आप, ठीक है। सर। जी सर, सर मेरी क्वेरी थी ये सर, हो क्यों रहा है वैसे, खुजली क्यों महसूस हो रही है? अभी बताया था ना कि ये हम लोग जो बाहर का इंटेक करते हैं, फास्ट फूड जी वगैरह, या हमारा कई बार ऐसा होता है कि आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप सोते नहीं है, देर से रात को सोते हैं, तो उसका इफेक्ट भी लीवर के ऊपर आता है। बहुत सारे रीजन है ना। अब इसको ठीक कैसे करना है, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो ठीक सर है, कितना टाइम लगेगा इसको ठीक होने में? ठीक होने में 2 से 3 सेशन में आप ठीक हो जाओगे। थैंक यू सो मच सर। वेलकम जी, वेलकम। नेक्स्ट ले लेते हैं, लास्ट होगा आज का ये, सोनाक्षी जी, सोनाक्षी घनानी जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। वंडरफुल सेशन सर। थैंक यू सर मैम, सबसे थैंक यू पहले मैम। तो आप ये बताइए कि आप इतने हमेशा एनर्जेटिक कैसे रहते हैं? मैं सुबह सेंटर पे 6 बजे बैठ जाता हूँ, और मैं उसके बाद स्पारुलिना और प्रोटीन शेक लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे को ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं मिलेगा, वो मेरा ब्रेकफास्ट है। और फिर दोपहर को मैं लंच से पहले जिम्नेमा लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं कोएंजाइम्स और ओमेगा लेता हूँ और मल्टीविटामिन लेता हूँ। तो पूरा मैंने अपने आप को सप्लीमेंट से अपने आप को मैनेज किया हुआ है। और सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक मैं नॉन स्टॉप अपने आप को मेंटेन करके चलता हूँ। तो सर और आप फूड लेते ओपीसी हैं कि ओपीसी भी नहीं लेता लेते? हूँ। हाँ जी। फूड लेते हैं कि नहीं लेते सर? नहीं नहीं, बिल्कुल खाना खाता हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि सेंटर पे पेशेंट होते हैं तो ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन लंच मैं करता हूँ। लंच से पहले ओपीसी भी लेता हूँ, ओपीसी भी जरूर अच्छा, लेता हूँ। बहुत अच्छा लगता है सर। एक आपको देखकर ना अलग ही एनर्जी फील होती है और लगता है हम भी ऐसे ही बने रहे। ये आप बिल्कुल सबको देखकर मतलब एक इंस्पिरेशन आती है कि बस हम भी हमेशा ऐसे ही, मतलब हर वक्त वर्क मूड में रहे। बिल्कुल मैम, सभी को सर ऐसा एक बनना है। क्वेश्चन और था। जी, जी पूछिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं पर्सनली जैसे अगर टीपोली और ओपीसी ले रही हूँ, तो उससे एकदम से ना जैसे थोड़ी देर के बाद ही ऐसे फील होता है कि हेड भारी हो रहा है और हेयर फॉल भी हो रहा है सर उससे।
ओपीसी और टीपोली, बाकी किसी से भी नहीं होता है सर। चिटोसन से भी देखो, नहीं होता है और किसी सप्लीमेंट से भी नहीं। मैं बताता हूँ उसके ना रीजन है। हेयर फॉल जी किसी टीपोली की वजह से नहीं हो सकता, उसके कई सारे रीजन है। जी एक तो प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है, नंबर 1 प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी। और दूसरा रीजन होता है जो हम हेयर कलर लगाते हैं उसके वजह से भी होता है, जो हमारे हेयर फॉल होता है। और ओपीसी की जो करेक्ट डोज है वो है 3 कैप्सूल्स 30 मिनट्स बिफोर ब्रेकफास्ट विद वार्म वाटर, गर्म पानी से। ओपीसी की करेक्ट डोज है। तो आप कैसे ले रहे हैं? सर मैं एक लेके देखा, क्योंकि मुझे टीपोली से थोड़ा सा हार्म लगा कि मुझे सूट नहीं कर रहा है, तो मैंने ओपीसी भी एक ही लेके देखा, आधा घंटा पहले ही गर्म पानी के साथ, पर नहीं उससे एक भी ओपीसी सही से नहीं कुछ होगा नहीं। मैं तो डेली 3 ओपीसी लेता हूँ। और देखो सारे तो सर सप्लीमेंट मैं अपने टेबल पे रख करके बैठता हूँ। ये सारे सप्लीमेंट मैं खुद लेता हूँ, ये मैं खुद हाँ लेता हूँ सर सारे बिल्कुल, सप्लीमेंट। वो तो आपके मतलब कि ऑरा से ही हमको फील होता है कि आप में कुछ अलग ही एनर्जी है सर। बट सर इसको जैसे अब मैं वैसे हेयर फॉल नहीं होता है जनरली, मुझे कभी नहीं होता है। और जब से हेड केयर मैंने स्टार्ट किया है, मल्टीविटामिन ये सब मैं लेती हूँ, ओमेगा, तो इनसे मुझे कभी भी हेयर फॉल नहीं होता है। पर ओपीसी और टीपोली लेती हूँ फिर स्टार्ट हो जाता है सर। तो ये नहीं मुझे ऐसा नहीं समझ है। आप हेड केयर करो, जो हेड आपके केयर रूट्स करती हूँ। जो हाँ हेड केयर हाँ करोगे ना। और जो अपना ट्यांस का जो हेयर ऑयल है हमारा अपना, उस हेयर ऑयल को यूज करो। क्योंकि हाँ ओपीसी तो वंडरफुल है, कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं। और कभी किसी की कोई ऐसी कंप्लेंट भी नहीं आई है। तो हाँ ओपीसी हाँ तो अच्छा। एक चीज और है, अगर वाटर इंटेक कम होगा तो भी आपको दिक्कत होगी। वाटर इंटेक भी आप 3 से 4 लीटर आप रखो अपने अंदर, है ना। सर, वाटर इनटेक तो लास्ट मीटिंग में आपने जैसे बोला था तो मेरा वैसे भी बढ़ा हुआ है। मैंने आपसे पूछा था, अपने लिए कुछ प्रॉब्लम थी, तो तब से मेरा वैसे भी वाटर इनटेक तो मैंने बढ़ाया ही हुआ है। तो बाकी ये प्रॉब्लम थी। और सर मेरे ना हस्बैंड के लिए मुझे एक क्वेश्चन था कि उनका 4 महीने हुआ है तो रिस्ट का ऑपरेशन हुआ है, उनको फ्रैक्चर हुआ था, उसमें स्क्रू डले थे। तो उनको अभी जैसे ना 1-2 दिन से साइटिक पेन हुआ है, तो उसमें फिर एक्यूलेट यूज कर सकती हूँ क्या सर? नहीं बिल्कुल नहीं। कोई भी सर्जिकल केस है तो हम उनको हाँ 6 महीने तक नहीं दे सकते ट्रीटमेंट। अभी आप उनको अच्छा केवल अच्छा, हेड केयर दे सकते हैं, एकोलाइफ यूज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ हेड केयर दे सकते। ठीक है सर। सर तो फिर अब मैं ओपीसी स्टार्ट करके देखूं फिर? बिल्कुल बिल्कुल कीजिए, बेफिक्र होकर कीजिए। मैं खुद डेली ओपीसी लेता हूँ। अच्छा ठीक अच्छा। है मैम। तो सर नहीं, जैसे हमको ऑटोइम्यून डिजीज भी है ना, मुझे जैसे ल्यूपस है, आर्थराइटिस है, तो मुझे हाँ लगा कि उस पर्पज से आपने मुझे कहा था कि ओपीसी लेने के लिए, पर हेयर फॉल होने लगा तो फिर मैंने अभी रोक दी है, क्योंकि नहीं हेड आपने कितने दिन खाई ओपीसी आपने? सर 4 दिन। हाँ तो 4 दिन में तो कुछ होता भी नहीं है। वैसे भी सप्लीमेंट का इफेक्ट आने में 15-20 दिन लगते हैं। वो ओपीसी की वजह से नहीं है, थोड़ा साइकोलॉजिकली होता है। कई बार जिस दिन आपका कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है उसका इफेक्ट भी आता है हेयर्स के ऊपर, है ना। हाँ तो ओपीसी की वजह से नहीं है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। सर तो मैंने जितने भी जैसे प्रोडक्ट लिए हैं या जैसे एक्यूलेट की, पर मुझे जो पर्सनली हेड केयर से रिजल्ट्स मिले ना, बहुत वंडरफुल है सर। मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ जो उससे मुझे रिजल्ट्स मिले। मतलब ऐसी ऐसी चीजें मेरी सॉल्व हुई है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, जबकि मैंने हेड एग्जैक्टली केयर को ऐसा मसाजा किया था सर। सर हाँ बहुत हेड केयर के बहुत वंडरफुल। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। हेड केयर आपका हाई बीपी, लो बीपी, एंजाइटी, वर्टिगो, डिजीनेस, सर्वाइकल, माइग्रेन, वेरिकोज वेन, थायराइड ग्लैंड्स, स्किन डिजीज, जॉइंट्स पेन, सब पे काम करता है ना। और ऐसे बहुत बहुत सारे बीमारी डिजीज के थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर भी काम करता है ना। सर आपका तो हमें तो लगता है कि आपका जो ओरा है उससे ही हमको आधे से ज्यादा तो सप्लीमेंट्स का ही डोज मिल जाता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सर बात करने के थैंक लिए। यू मैम।